नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। भाई, इस वाले टॉपिक के अंदर आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे तीन इंपॉर्टेंट घटनाओं की तरफ। हम बात करेंगे सबसे पहले एक ऐसी कमीशन या हम कहें एक ऐसी समिति जो भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देने आई थी, पर उसके अंदर कोई भारतीय नहीं था। फिर हम चर्चा करेंगे कि भाई इस समिति की वजह से लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि भैया अगर तुम में दम है तो तुम अपने आप जो है संवैधानिक सुधारों के ऊपर सुझाव देकर बताओ, और तुम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम साथ में आओगे नहीं भैया, तुम तो बटे हुए हो। इस वजह से हमें देखने को मिलती है कि भारतीयों द्वारा बनाई गई निकलती है एक नई रिपोर्ट, जिसे हम कहेंगे साहब नेहरू रिपोर्ट, जो संवैधानिक सुधारों पर थी। और नेहरू रिपोर्ट को एक चुनौती के तौर पर अब भारतीय कह देते हैं कि साहब अगर आपने इस नेहरू रिपोर्ट को लागू नहीं किया तो फिर हम जो है पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और हम चर्चा करेंगे साहब एक ऐसे सेशन की, एक ऐसे अधिवेशन की जिसने पहली बार जो है स्वाधीनता दिवस मनाने की कोशिश करी। तो चलिए भाई इन तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन एक ऐसी कमीशन थी जिसका मेन मकसद था भारत के अंदर जो संवैधानिक सुधार होने वाले हैं उनके ऊपर सुझाव देना। और ये भारत में आती है और संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देती है। पर ये सारे के सारे जो भारतीय थे ये इसका विरोध क्यों कर रहे थे? सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है। तो अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में, तो इसके अंदर टोटल 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे। और इन सातों के सातों मेंबर्स की अगर हम बात करें तो उनमें से एक भी जो था वो भारतीय नहीं था। एक भी जो था भैया वो भारतीय नहीं था। अब आप सोचो, भारत के अंदर भारत के लिए संवैधानिक सुधारों पर सुझाव देने आ रहे हैं, भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाने आ रहे हैं, पर उसके अंदर कोई भारतीय नहीं। ये तो ऐसी बात हुई कि आप अपना घर बनवा रहे हो और उसके लिए एक समिति बनवाते हो, और जो समिति बनाता है उसके अंदर हमें एक भी घर का सदस्य देखने को नहीं मिलता। अब अपन इस साइमन कमीशन को समझते हैं, कब, क्यों और कौन के कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखते हैं कि ये कब आई। तो हमें देखने को मिलता है साहब नवंबर 1927 के अंदर है। कितने मेंबर्स थे? तो भैया इसके अंदर 7 मेंबर्स थे। इस साइमन कमीशन का आधिकारिक नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, 7 मेंबर्स थे और उनमें से एक भी भारतीय नहीं था। इसका मेन मकसद क्या था, यानी ये भारत जो है वो क्यों आती है? तो हमें देखने को मिलता है ये संवैधानिक सुधारों के ऊपर सुझाव देने के लिए भारत आती है। अब देखते हैं साहब कि जो संवैधानिक सुधारों पर सुझाव दिए तो कौन कौन से इसने सुझाव दिए, क्या थी इनकी इंपॉर्टेंट विशेषताएं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले साइमन कमीशन ने कहा कि भैया आप एक अखिल भारतीय संघ बनाओ, जिसके अंदर, इस अखिल भारतीय संघ के अंदर आप जो ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, यानी वो एरिया जहां पर ब्रिटिश सरकार जो है वो डायरेक्ट रूल करती है, डायरेक्ट शासन करती है, प्रत्यक्ष तौर पर शासन करती है वो, और साथ साथ में जो प्रिंसली स्टेट है यानी राजाओं द्वारा शासित हैं, उन दोनों को मर्ज करके, उन दोनों को एक साथ करके एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण करो। तो सबसे पहले विशेषता तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कहा कि साहब सिंध को नया राज्य बनाओ। कैसे राज्य बनाओ? बंबई अपने आप में बड़ा प्रांत था, उसमें से सिंध को हटाकर एक नया प्रांत बनाया जाए, एक नया राज्य बनाया जाए, और साथ साथ में भारत में से बर्मा को निकालकर एक नया अलग देश बनाया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भारत में से बर्मा को निकालकर, बर्मा को हटाकर जो है वो भारत में से बर्मा को हटाकर एक नए राज्य की स्थापना करी जाए, एक नए राज्य की स्थापना करी जाए। तो ये बातें आपको ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता से। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसने कहा कि भाई केंद्र के अंदर जो है वो उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं होना चाहिए। केंद्र के अंदर सेंट्रल लेवल पर उत्तरदायी सरकार का गठन नहीं होना चाहिए। अब देखो भाई, इस पूरी की पूरी साइमन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो साइमन कमीशन थी, इस साइमन कमीशन ने जितनी भी भारत के अंदर पार्टीज थी, जितने भी इंपॉर्टेंट दल थे, उन सभी पार्टीज ने, उन सभी दलों ने इस साइमन कमीशन का पूरी तरीके से विरोध दिया। यानी इसको यहां पर आप फोटो देखोगे तो यहां पर आपको माला पहनाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन असलियत में कुछ भारतीयों को छोड़कर बाकी लोगों ने भी इनको माला पहनाई थी, पर वो जूते की माला थी। किसकी माला थी भाई? जूते की माला थी। पर कुछ ऐसी पार्टीज थी, कुछ ऐसे दल थे जिन्होंने साइमन कमीशन का जो है वो सहयोग किया। तो वो कौन कौन से थे भाई? अलग बात है तो याद रख लेते हैं थोड़ी सी। जस्टिस पार्टी, भाई बात थी जस्टिस की, लेकिन जस्टिस पार्टी ने साथ दे दिया। यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग का रफी गुट जो था वो इस साइमन कमीशन का विरोध नहीं करता है। क्वेश्चन क्या क्या बन जाएंगे? सबसे पहले तो ये देखो, 1927 में आई, असली नाम क्या था साहब? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। दूसरा नाम क्या था साहब? साइमन कमीशन। क्यों पड़ा भैया? क्योंकि 7 लोगों की जो समिति थी उसके अध्यक्ष का नाम था जॉन साइमन। समिति जो थी उसके अध्यक्ष का क्या नाम था साहब? जॉन साइमन। क्या नाम था? जॉन साइमन। अब जॉन साइमन साहब जो है वो अध्यक्ष थे, तो उनके नाम से ही इस कमीशन का नाम पड़ा साहब साइमन कमीशन। क्या पड़ा भैया? साइमन कमीशन। अब देखो भाई ध्यान से मेरी बात समझो
यहाँ पर हमें कई सारे जो इन्होंने संवैधानिक सुधारों को लेकर जो सुझाव दिए उनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि साइमन कमीशन ने क्या क्या सुझाव दिए। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है साइमन कमीशन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ। ऑल वाइट कमीशन थी, भारतीय इसके अंदर थे नहीं। उस समय पर गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड बर्किनहेड। क्या नाम था भैया? लॉर्ड बर्किनहेड। लॉर्ड बर्किनहेड जो है वो भारतीयों को एक चुनौती देते हैं। किनको चुनौती देते हैं भैया? भारतीयों को एक चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि भैया अगर तुम में दम है तो संविधान का निर्माण करके बताओ, अपने आप संविधान जो आप बनाना चाहते हो उसके सुझाव देकर बताओ, उसका निर्माण करके बताओ, लेकिन वो ऐसा संविधान होना चाहिए जो सभी वर्गों द्वारा सर्वमान्य होना चाहिए। यानी वो जितने भी समुदाय हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी के द्वारा जो है वो सर्वमान्य होना चाहिए। अंग्रेजों को लगता था कि भैया ये चुनौती तो पूर्ण कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि यार भारतीय हैं, वो आपस में बटे हुए हैं, वो हिंदू मुस्लिम में बटे हुए हैं, वो जातियों में बटे हुए हैं। तो ये ऐसे लोग हैं साहब, ये कभी एक साथ नहीं आ सकते, इनका एकीकरण होना ना बिल्कुल इंपॉसिबल है। तो इस वजह से हमें देखने को मिलता है साहब कि वो ऐसे कहते हैं कि एक संविधान का निर्माण करके बताओ जो सर्वमान्य हो। पर भारत के जो लोग हैं उनकी एक खास बात है कि भाई जो उन्होंने दिल में ठान लिया, अपने दिमाग में उनके चढ़ गया, तो उसको कोई भी नहीं उतार सकता, चाहे कुछ भी हो। तो भारतीयों ने भी ये चुनौती खुशी खुशी ले ली। भाई लॉर्ड बर्किनहेड दे रहे हैं, गवर्नर जनरल है उस समय के, तो अपन तो जो है ये चुनौती पूरी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं। अब इस चुनौती को स्वीकार करने के बाद हम देखते हैं कि एक ऑल पार्टी कमीशन बनती है, एक ऑल पार्टी बैठक होती है, सर्वदल बैठक होती है, और ये एक समिति का निर्माण करती है। एक समिति यानी एक कमेटी का निर्माण करती है। इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं साहब मोतीलाल नेहरू साहब। कौन मोतीलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू साहब के पिताजी मोतीलाल नेहरू साहब। ठीक है, ये वही मोतीलाल नेहरू हैं जिनके बारे में अपन ने याद रखा था साहब 1923 के अंदर जो स्वराज पार्टी बनी थी। कौन सी पार्टी भैया? स्वराज पार्टी जो बनी थी, उस स्वराज पार्टी के सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू साहब का अपन ने नाम याद रखा था। मोतीलाल नेहरू यहाँ पर इंपॉर्टेंट तौर पर अध्यक्ष थे, और इस पूरी की पूरी समिति के सचिव जो थे वो जवाहरलाल नेहरू भी थे। ये भी अपने को ध्यान रखने वाली बात है। अब साहब ये समिति बन जाती है, और समिति का मेन काम क्या था कि भैया हम संविधान की रूपरेखा डिजाइन करेंगे। हम संविधान की रूपरेखा डिजाइन करेंगे कि हमारा आने वाला जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, वो किस तरीके से दिखेगा, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होंगे, ये सारी की सारी बात रखने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। ये कमेटी अपनी पूरी की पूरी चीजों के ऊपर जितनी बातें होती हैं उन सभी पर चर्चा करती है और एक रिपोर्ट बनाती है जिसको अपन कहते हैं साहब नेहरू रिपोर्ट। क्या कहते हैं साहब? नेहरू रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू जी। कौन से वाले नेहरू जी? तो भाई अपने को नाम याद रखना है, मोतीलाल नेहरू साहब, वो इसके अध्यक्ष थे। और इसी कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई, तो उस रिपोर्ट का नाम क्या पड़ा भैया? नेहरू रिपोर्ट। कब आई साहब? तो 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई। इसमें हमें मेंबर्स देखने को मिलते हैं साहब तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, सरदार मंगल सिंह, जी.आर. प्रधान और सुभाष चंद्र बोस साहब जी हैं। सुभाष चंद्र बोस साहब जो हैं वो भी हमें यहाँ पर इसके मेंबर देखने को मिलते हैं। तो ये आपको 4-5 लोग जो है अपने इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखना है जो नेहरू रिपोर्ट के मेंबर थे। नेहरू जो ये कमीशन थी, जो समिति थी, उसके मेंबर्स थे। तो ये बात सब लॉर्ड बर्किनहेड ने चुनौती दी थी। पर अब आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो जो बातें साइमन कमीशन ने कही थी वैसी वैसी मुख्यतः बातें नेहरू रिपोर्ट के अंदर भी थी, पर साइमन कमीशन के अंदर कोई भारतीय नहीं था, इस वजह से भारतीयों को वो चीज़ पसंद नहीं आई। पर आप कॉमन चीज़ें देखोगे, भारतीय जो है वो हर चीज़ को अपने अंदाज में करते हैं। जैसे अगर उनको पिज़्ज़ा भी बनाना होगा ना, तो अपने मसाले वसाले डालकर ऐसा पिज़्ज़ा बना देंगे कि इटली वाले भी सोचेंगे कि साहब ये पिज़्ज़ा है या कोई पराठा। तो ये अपनी ध्यान रखने वाली बात है, हर चीज़ में खुद का तड़का लगाना का अपना भारतीयों का एक बड़ा अच्छी चीज़ है जिसको अपने को ध्यान भी रखना चाहिए। हर चीज़ का भारतीयकरण कर देते हैं। साहब ये नेहरू रिपोर्ट की एक छोटी सी पिक्चर आप। अब इस नेहरू रिपोर्ट तो बन गई, लेकिन इसने संवैधानिक सुधार के ऊपर क्या क्या सुझाव दिए वो थोड़ी चर्चा के विषय। तो देखते हैं साहब क्या क्या किया। नेहरू रिपोर्ट ने सबसे पहले तो भारत को एक अधिराज्य बनाने की बात करी, यानी भारत को एक डोमिनियन बनाने की बात करी। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसने कहा कि भाई सारी शक्ति जो है वो केंद्र विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी, उसके प्रति जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगी। साथ साथ में नेहरू रिपोर्ट ने एक और पॉइंट कहा कि धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, यानी उन्होंने ये बात करने की कोशिश करी कि जो हमारा भारत राज्य है, उसका कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, उसका कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, यानी कि नो स्टेट रिलीजन की जो है वो यहाँ पर बात करी। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट में एक और सुझाव दिया गया कि भाई अगर प्रांतों का डेवलपमेंट करना है तो उनकी स्वायत्तता होनी जरूरी है, उनकी ऑटोनॉमी होनी जरूरी है, उनकी ताकत जो है उसके अंदर इजाफा होना चाहिए। इन सारी चीजों के अलावा नेहरू रिपोर्ट ने एक तो मौलिक अधिकार की बात करी थी, मौलिक अधिकारों की बात करी थी, जो अपने फंडामेंटल राइट्स है ना, उनकी बात भी नेहरू रिपोर्ट ने करी थी। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने वाला है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात भी नेहरू रिपोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के गठन की बात जो है वो भी नेहरू रिपोर्ट करती है।
महिलाओं और पुरुष को इक्वल फुटिंग के ऊपर लाने की बात भी नेहरू रिपोर्ट करती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके रिकमेंडेशन थे कि उस नेहरू रिपोर्ट ने क्या बातें कही, क्या सुझाव दिए जिससे संवैधानिक सुधार जो है वो आ सकेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। पूरा का पूरा स्लाइड जो है वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से भरी हुई है कि फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कहाँ पर आए, साहब नेहरू रिपोर्ट में आए। नेहरू रिपोर्ट ने प्रांतों की स्वायत्ता की बात करी। ये सारे के सारे पॉइंट, हर एक पॉइंट के अंदर छुपा हुआ एक क्वेश्चन। एग्जाम कोई सा भी हो भैया, क्वेश्चन जो है वो 100% यहाँ से आते ही आते हैं। समझ गए? चलो अब देखते हैं साहब, इस पूरी की पूरी नेहरू रिपोर्ट बन के तैयार हो गई। तो नेहरू रिपोर्ट को लेकर जो है वो भारतीय पहुंचे। उन्होंने बोला कि साहब चलो अब जल्दी से, आपने कहा था कि सर्वमान्य, तो देखो सबके द्वारा मान्य है, ये तो सर्वमान्य है, तो आप इसको जल्दी से लागू करा दो साहब। और ब्रिटिशर्स जो थे वो तो मजाक कर रहे थे, वो तो बोले नहीं नहीं हम तो ऐसे ट्राई कर रहे थे कि आप बना के तो दिखाओ, देखिए क्या होता है। तो इस बात से जो है वो भारतीय नाराज हो गए और भारतीयों ने क्या कहा भाई, भारतीयों ने अल्टीमेटम दिया ब्रिटिश सरकार को कि भैया अगर आप 31 दिसंबर 1929 तक हमारी इस रिपोर्ट को लागू नहीं करते हो तो भैया हम तो अपने आप को पूर्ण स्वाधीनता मान लेंगे, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मान लेंगे, अगर आपने हमारी बात जो है वो नहीं मानी तो। पर ये जो नेहरू रिपोर्ट बनाई गई ये सर्वमान्य तो थी, पर आपने देखा है परिवार के अंदर भी एक इंसान होता है, मतलब सारी खुशियां चल रही होती है लेकिन बीच में कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा देता है। उसी तरीके से इस नेहरू रिपोर्ट का अड़ंगा कौन लगाते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना। वो देते हैं साहब जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग, जिसे अपन 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना के नाम से जानते हैं, जिसे अपन कहेंगे साहब जिन्ना की 14 सूत्री मांग। जिन्ना साहब का ये कहना था कि भैया जो जो बातें तुमने नहीं इंक्लूड की है मैं तो उनको नहीं मानता, मैं तो और अलग से जो बातें हैं वो 14 पॉइंट्स के तौर पर रखूंगा और अंग्रेजों को अलग बात जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। होते हैं ऐसे रिश्तेदार, तो जिन्ना भी ऐसे इसी तरीके के रिश्तेदार थे और नेहरू रिपोर्ट को जो है वो पूरी तरीके से उसको विरोध करते हैं और 14 अपने खुद के पॉइंट्स रखते हैं। अब समय क्या आ गया था भैया? अब समय आ गया था कौन सा? तो अपने को याद रखना है इस दिन की तारीख, यानी 31 दिसंबर 1929। क्या हुआ भैया 31 दिसंबर 1929 को? और वो दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बताऊं, जब आप 31 दिसंबर 1929 को जब आप पहुंच जाओगे तो आपको ये भी बात समझ में आ जाएगी कि भाई हम 26 जनवरी मनाते क्यों। तो भाई इस पॉइंट को पूरा समझना, ध्यान से समझना, बड़ा रहस्यमय पॉइंट है। देखते हैं साहब क्या 31 दिसंबर 1929 को हमें देखने को मिलता है कि एक लाहौर के अंदर एक अधिवेशन हो रहा था। कहां पर भैया? लाहौर के अंदर एक अधिवेशन हो रहा था। लाहौर आप बोलोगे साहब पाकिस्तान का? अरे भाई अखंड भारत की बात कर रहा हूं मैं, लाहौर उसी का हिस्सा था, अपना हिस्सा है भाई, क्या बात करें। लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और इस कांग्रेस के अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन कर रहे थे साहब? जवाहरलाल नेहरू। पहले ही हम अच्छे से जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की जो अवधि है वो 31 दिसंबर 1929 जो थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। और पहली भारतीयों ने कहा था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम तो अपने आप को कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मान जाएंगे, हम तो अपने आप को जो है वो पूर्ण तौर पर जो है वो स्वाधीन मान जाएंगे। तो लाहौर का अधिवेशन होता है, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में होता है और इस समय पर जो है वो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पूरी तरीके से पारित हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? पारित हो जाता है। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से जो है भैया पारित हो जाता है। हमें देखने को मिलता है इस दिन पहली बार हमें भारत का झंडा जो है वो पूरी तरीके से फहराया गया और ये प्रॉमिस किया गया कि भाई अगले महीने यानी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाएगा। तो अब सोचो 26 जनवरी, समझे? तो ये 26 जनवरी जो है ना ये ऐसे ही जुड़ा हुआ है हमारे भारतीय इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट घटनाओं में से, या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे स्वर्णिम घटनाओं में से एक है। कौन सा? हमारी 26 जनवरी, जिससे जो है वो आज़ादी का दिवस मनाया जाएगा, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो ये पूरी की पूरी बातें होती है लाहौर के उस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। अब समझो भाई एक बात और ध्यान रखने वाली बात यह कि एक बार क्वेश्चन आया था कि साहब किस नदी के किनारे जो है ये लाहौर का अधिवेशन हो रहा था। तो लाहौर कौन सी नदी के किनारे? साहब रावी नदी के किनारे। ये भी थोड़ा सा बात जो है वो ध्यान रख लेना। अब क्या हुआ यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। चलो अपन ये पूर्ण स्वाधीनता दिवस तक तो सारे पॉइंट समझ गए, लेकिन एक पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पर समझो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको कई बार कंफ्यूजन होता होगा वो भी सॉल्व हो जाए। हमारा जो संविधान था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, वो 26 नवंबर को 1949 को जो है वो पूरी तरीके से तैयार होकर बनकर तैयार हो चुका था। पर हम जब देखते हैं कि साहब
हम तो रिपब्लिक डे यानी वो दिन जिस दिन संविधान लागू हुआ वो तो 26 जनवरी को मनाते हैं। तो ये भाई 26 नवंबर से 26 जनवरी कैसे पहुंच गए? क्या हुआ ऐसा कारण कि भाई 26 जनवरी तक हमारे संविधान निर्माता जो थे वो रुक जाते हैं और बोलते हैं कि साहब हम 26 जनवरी का इंतजार करेंगे। जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार था, तब संविधान के निर्माताओं को लगा कि यार हमें रुक जाना चाहिए और हमें 26 जनवरी का इंतजार करना चाहिए। 26 जनवरी का इंतजार करना चाहिए। इसी दिन से हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसको पूरी तरीके से लागू करेंगे। इनको ऐसा लगा कि साहब इसको लागू करेंगे। अब क्या हुआ भैया आगे? तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का वेट किया गया, क्योंकि हमारा दिन इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इस दिन 26 जनवरी के दिन 1930 को हमने मनाया था पूर्ण स्वाधीनता दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस। इस वजह से संविधान निर्माता रुक जाते हैं और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। हम इंपॉर्टेंट तौर पे इस वजह से मनाते हैं क्योंकि इस दिन संविधान हमारा लागू हुआ। तो आशा करता हूं आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स समझ आएंगे। अब क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे भाई? शुरुआत कर लो 1927 से साइमन कमीशन की। रेलगाड़ी ले जाते जाओ जॉन साइमन के साथ साथ चलते जाओ, किस तरीके से बर्मा जो है भारत से अलग हुआ, किस तरीके से सिंध जो है वो नया राज्य बना, अखिल भारत का जो एक संघ था उसको बनाने की बात करी। बर्कनहेड ने चुनौती दे दी, चुनौती जैसे ही दी तो भारत ने चुनौती मान ली और नेहरू रिपोर्ट का गठन किया। अध्यक्ष कौन थे? तो साहब मोतीलाल नेहरू। और नेहरू रिपोर्ट लागू अगर नहीं होती है तो भाई हम क्या मना लेते हैं? हम लाहौर अधिवेशन के दिन कसम खाते हैं कि हम 26 जनवरी 1930 से एक डे मनाएंगे। कौन सा डे? पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वाधीनता दिवस। तो आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें। थैंक यू।